गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सही होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि देखिए छुट्टी तो बहुत हो गई, लेकिन पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि छुट्टी से पहले हम लोग अपना ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, उसी तरह फिर से हम लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। आप लोग छुट्टी में आनंद भी काफ़ी ले लिए। और देखिए कोरोना का संक्रमण जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है हमारे देश में, कम तो हुआ नहीं। कम कब होता, जब हमारे देश के सभी लोग पढ़े लिखे और समझदार होते और अच्छे तरीके से इससे निपटने वाले उपायों को जानते। देखिए जानने को तो सब लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे हम बचेंगे, लेकिन न पढ़ने की वालों की संख्या हमारे देश में या कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है। इसलिए उनको बार बार समझाना पड़ता है, फिर भी वो सही तरीके से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। वैसे तो आप लोग छोटे हैं, बहुत ज़्यादा काम आप लोगों को पड़ता नहीं है, तो आप लोग पहले बाहर निकलिए ही नहीं। अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाता है तो निकलिए, तो मास्क वगैरह लगा के निकलिए और बाहर से आइए तो हाथ पैर अच्छे तरीके से धो करके ही मुंह और आँख को छूइए। ठीक है, चलिए आगे आज हम लोग बात करते हैं अध्याय 6 जो हमारा इतिहास है। कक्षा 8 में हमारे अतीत में 2 किताबें चलती हैं, भाग 1 और भाग 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। तो देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पाठ की तरफ। देखिए हम लोगों ने पीछे कई चैप्टर पढ़े हैं, 5 चैप्टर पढ़े हैं, और उसमें देखा है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे हमारे देश को अपना गुलाम बना लिया। शुरू शुरू में उन्होंने राजाओं को अपना गुलाम बनाया, फिर किसानों को भी अपना गुलाम बना लिया, फिर आदिवासियों को भी अपना गुलाम बना लिया। तो इन सब के बाद हमारे देश की क्या स्थिति हुई, इस चैप्टर में यही देखने को मिलेगा। शहरों में क्या परिवर्तन हुए, कहाँ पे नए शहर बसे, कहाँ पे नए पुराने जो शहर थे वो उजड़े। चलिए आगे देखते हैं। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गाँवों का जीवन किस तरह बदल गया था। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, जब का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएंगे कि शहर कैसे बसते हैं। हम बताए थे पहले पहले कि मनुष्य शुरू में कहाँ रहना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जहाँ मनुष्यों को रहने के लिए सुविधाएं होती हैं, मनुष्य वहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भोजन, कपड़ा, भोजन और पानी। तो शुरू शुरू में जब आदिवासी जीवन में मनुष्य रहता था तो भी नदियों के किनारे ही, झीलों के किनारे ही रहता था, क्योंकि वहाँ उसको पीने का पानी और सुविधाएं मिलती थी। उसी तरह जब मनुष्य विकास करना शुरू किया और अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना लिए, तो हमारे देश में जो नगर हैं, शहर हैं, वो किस तरह डेवलप हुए। तो देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। जो शहर हैं वो औद्योगिकरण के साथ आए थे। जैसे देखिए ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जो शहर हैं वो औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले। क्यों? क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योग लग गए, और जब उद्योग लग गया तो उसको काम करने के लिए मनुष्य चाहिए। मनुष्य जाके रहने लगे, उनके बच्चे पढ़ने लगे, स्कूल चाहिए, उनको खाने के लिए सामान चाहिए, दुकानें हो गई, कपड़े की दुकानें हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, जिसके कारण वो धीरे धीरे शहर में बदल गए। तो इसी तरह शहरों का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे डाला जेपी सीमेंट फैक्ट्री है, शुरू में यहाँ पहाड़ ही पहाड़ था, लेकिन
जब यहाँ पे कारखाना लगा तो मनुष्य आके इसमें काम करने लगे। मानव काम, भाई कोई भी काम है तो मनुष्य ही करेगा ना। हाँ, करने लगे तो धीरे धीरे यहाँ पे आदमी आके रहने लगे और धीरे धीरे देखिए कितनी जनसंख्या यहाँ की हो गई। हमारी ज़रूर जो लोग रहते थे यहाँ, उनकी ज़रूरत थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकानें वगैरह खुलती गई और धीरे धीरे देखिए ये पंचायत, नगर पंचायत की तरह धीरे धीरे बढ़ गया। और कुछ लोग तो डाला को नगर पंचायत घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंटी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बने थे। उसी समय ब्रिटिश सत्ता का मतलब, केंद्र का मतलब होता है कि यहीं से शासन का संचालन किया जाता था। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। अब जैसे कोई फैक्ट्री है, उसकी मांग, उसमें जो बनता है उसकी मांग कम हो जाएगी तो क्या करेगा, कर्मचारियों को हटाने लगेगा और धीरे धीरे फैक्ट्री क्या होगी, बंद हो जाएगी। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो लोग वहाँ से चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो वहाँ शहर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही स्थिति भारत की हुई। पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने तरीके से शहर को बसाना शुरू किया। शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। देखिए, विशहरीकरण परीक्षा में पूछा था पिछली बार, विशहरीकरण किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे शहरीकरण किसे कहते हैं, उसी का उल्टा जो होता है विशहरीकरण होता है। मान लीजिए ये शहर है, फैक्ट्री लग गई है, यहाँ बहुत सारे लोग आके काम करना शुरू कर दिए, तो इनकी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सारी छोटी छोटी दुकानें खुल जाएंगी, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खुल जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी जब गाँवों से या कहीं से भी लोग शहरों में जाते हैं तो उसे शहरीकरण कहते हैं। और इसी का एकदम उल्टा होता है विशहरीकरण। विशहरीकरण मतलब शहरों से लोग, जो शहर है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, शहर से लोग पलायन कर जाएं, दूसरी जगह चले जाएं, तो उसे विशहरीकरण कहा जाता है। देखिए, मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। क्योंकि देखिए, पहले फैक्ट्रियां जो थी यहीं पर थी, लेकिन जब अंग्रेज आए, देखिए शुरू में हमारे देश में कई ठो यूरोपीय कंपनियां आई थी, तो वो लोग मछलीपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जैसे जगहों पे भी अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, तो वो शहर बन गया था। लेकिन जब अंग्रेज पूरा कब्जा कर लिए तो वहाँ से फैक्ट्रियों को हटा दिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, विशहरीकरण हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। बताइए, प्रेसिडेंसी, आइए समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी, मतलब ऐसे क्षेत्रों के रूप में बांटा जाए जहां से शासन करना आसान हो। मुंबई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियां, व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय 3 प्रेसिडेंसी थी। पहला था बम्बई, दूसरा मद्रास और तीसरा बंगाल। चलिए आगे चलते हैं। और देखो, ये बनाई क्यों गई थी, क्योंकि कंपनियों को सुविधा हो, कंपनियों की सुविधा के हिसाब से बनाई गई थी। देखिए, यहाँ शहरीकरण दिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, उसे शहरीकरण कहते हैं। आगे,
देखिए जो दिल्ली था, जब 19वीं शताब्दी से पहले नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था तो उसके बाद दिल्ली का एकदम पतन हो गया था। दिल्ली में कुछ था ही नहीं, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी थी नहीं भारत की, बंगाल थी। हाँ, बंगाल थी राजधानी, दिल्ली तो थी नहीं, तो वो उजड़ गया था। लेकिन बाद में फिर 1912 में, देखिए यहाँ पे दिया भी है, 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। देखिए जब राजधानी बनी जाती है तो उसको सुसज्जित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो 1912 में भारत की राजधानी को दिल्ली अंग्रेजों ने बनाने का फैसला लिया। इसके कारण दिल्ली को अपने तरीके से अंग्रेजों ने बसाना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका था। आप जान ही रहे हैं, शाहजहाँ था, मुगल काल में कई ठो ऐसे शासक हुए, बादशाह हुए, जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इस दौरान इनमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे। यमुना नदी के किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई थी। ध्यान दीजिए, दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पे 14 राजधानियां बसाई गई थी। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए शहर, राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हैं। देखिए कई ठो राजधानियां बसाई गई। अब उसमें देखिए सबसे शानदार जो राजधानी थी वो शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहां ने बसाई थी शाहजहानाबाद में 1639 में। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर भी थी। देखिए अगर किसी चीज़ को हम प्लान से बैठाएं बनाएंगे तब तो वो व्यवस्थित होगा ही होगा। देखिए कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। जब ये बना था तो उस समय में जामा मस्जिद जो थी भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिद थी। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि अपने समय का सबसे विशाल मस्जिद कौन था, तो जामा मस्जिद। देखिए जो इम्पॉर्टेंट है हम उसको रेड लाइन में खींच दिए हैं। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। सूफी एक परंपरा होती है। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह भी थे। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदे शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों का नाज था। शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे खानकाह किसे कहते हैं, दरगाह किसे कहते हैं और ईदगाह किसे कहते हैं। देखिए दरगाह किसे कहते हैं, तो सूफी संतों का मकबरा, सूफी संत जहाँ दफनाए जाते हैं उनको दरगाह कहते हैं। खानकाह किसे कहते हैं, तो यात्रियों के लिए विश्राम का घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं
और संतों का आशीर्वाद लेते हैं उसे खानकाह कहते हैं। सूफी शब्द है ये भी, ठीक है। अगला है ईदगाह। ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रदर्शन स्थल है जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। मुसलमान जहां पे प्रार्थना वगैरह करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसे ईदगाह कहते हैं। कुल्ले शेख ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर के बंद हो जाता है उसे कुल्ले शेख कहते हैं। इतनी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे, आगे चलते हैं। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। जो दिल्ली की हम लोग बात कर रहे थे ना, शाहजहानाबाद में जो शाहजहां ने बसाया था उसके बारे में देखिए। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तक टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग की बात है। देखिए उस समय भी अमीरी और गरीबी थी, जैसे इस समय हम लोग देखते हैं बड़े बड़े मकान भी होते हैं, बिल्डिंग भी होती है और उसके बगल में छोटे छोटे मकान भी होते हैं। तो उस समय में भी दिल्ली में ये था, ये नहीं था कि शाहजहां था तो सबके लिए बढ़िया सा खूब महल बनवाया रहा हो, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आगे चलते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, अभी हम बताए थे ना कि दिल्ली की को अंग्रेजों ने 1912 में राजधानी बनाया था। उससे पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी। इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई दे रहा है यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। आगे देखते हैं। 1857 से पहले जो था, दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, मुंबई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियां अलग अलग होती थी। देखिए मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में जो अंग्रेज़ थे वो क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंटी मतलब थी, अंग्रेज यहीं पे रहते थे तो ये अपने लिए अलग रहने के लिए व्यवस्था किए थे और भारतीयों के लिए अलग व्यवस्था किए थे। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहते थे। वे भी उर्दू फारसी संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। 1924 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। देखिए 18वीं शताब्दी में एक मदरसा बना था जिसको बाद में 1824 में दिल्ली में जो मदरसा बना था उसको एक कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। देखिए जो मुसलमान थे, बताएं कि जितने भी मुगल वंश के शासक थे सब मुसलमान थे और ज़्यादातर मुसलमान ही वहाँ पे रहते थे दिल्ली में। तो वहाँ का जो मुख्य भाषा था वो उर्दू बन गया था मुगल काल में। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं। दिल्ली का अगर देखिए परीक्षा में कभी कभी पूछ दे कि दिल्ली का पुनर्जागरण कब का समय क्या था तो 1830 से 1857। उस साल बहुत विद्रोह हुए। बहुत सारे विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही, पहले ही बात हो चुकी है।
देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों का उपयोग किया हुआ है, हम लोग जानेंगे। गुलफरोशान का मतलब क्या होता है? गुलफरोशान, गुलफरोशान का मतलब होता है फूलों का त्योहार। और पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है? कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के इसलिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां होती हैं। यानी देखिए होता क्या है, अगर किसी व्यवस्था के प्रति व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूकता करने लगते हैं तो उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा, देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कुछ दिन तक, यानी 4 महीने तक लगभग, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक बना दिया था। तब देखिए उसके बाद जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा शासन नियंत्रण हासिल किया तो वे लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उस्मान, जो गालिब थे, उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जब गुस्साए शेर यानी अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरतें मर्द आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो अब म्यांमार जिस पर चीन का अधिकार है, वहाँ पे उन्होंने उनको भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों की बैरकें यानी छावनी बना दी जहाँ सैनिक रहते हैं। देखिए अंग्रेज जो थे ये दिल्ली में जितने भी, जब तक मुगल वंश का शासन था उसके बाद ये आए थे, तो जो अंग्रेज थे वे लोगों के मन से मुगल वंश को निकाल देना चाहते थे, शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को, अकबर को। इसलिए देखिए अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरीके से भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया, वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे, खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत महल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। देखिए अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो क्या क्या काम कर दिया, ध्यान से देखिए। दिल्ली में नमाज पढ़ने पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। शहर का 1/3 हिस्सा गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, रेलवे की स्थापना करने और शहरों की चारदीवारी के बाहर फैलने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए, विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। शुरू में हम बताए थे कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के साथ रहते थे, लेकिन दोबारा जब 1857 की क्रांति के बाद ये आए तो ये अलग रहने लगे। इसीलिए देखेंगे तो दिल्ली में एक नई दिल्ली है और एक पुरानी दिल्ली। परीक्षा में या ऐसे भी सामान्य तरीके से पूछा जाता है भारत की राजधानी कहाँ है, तो सब लोग कहते हैं नई दिल्ली। तो दिल्ली में ही एक नई दिल्ली है और एक पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली जिसको अंग्रेजों ने बसाया है।
अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महल का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिंटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी वजह क्या रही होगी? देखिए है क्या, 1877 में 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में अंग्रेजों की मुगलों की राजधानी थी, तो इसीलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने दिल्ली में ही दरबार का आयोजन किया, ताकि लोग जो है देखें उस दरबार को और उनकी शान शौकत को देखें और मुगलों को क्या करें, भूल जाएं और अपना राजा अंग्रेजों को ही स्वीकार कर ले। इसलिए दिल्ली में ही उन्होंने इस 1870 में दरबार का आयोजन किया था। देखिए, विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्रों में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया, ताकि लोग भयभीत हो जाएं और अंग्रेजों को अपना शासक मान ले। देखिए, जब 1911 में जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले पर भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। देखिए आगे है, तत्कालीन शहर के दक्षिणी में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। अभी हम बताएं कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली अलग अलग है। एडवर्ड एटयंस और हर्बर्ट बेकर, देखिए परीक्षा में पूछ देता है, आप इसको ध्यान से देखिए। एडवर्ड एटयंस और हर्बर्ट बेकर नामक दो इंजीनियर थे, जिनको नई दिल्ली और उसकी इमारतों की डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, जो अब भारत का वर्तमान में जहां राष्ट्रपति रहता है वो वायसराय का महल था, तक जाने वाला किंग्सवे, वर्तमान राजपथ जिसको कहते हैं, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलावा अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय का जो क्लासिकल था दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। इतनी ज़्यादा परिवर्तन किए गए। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो, यानी जो मुगल का था उससे बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें और विशाल परिसरों में बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसीलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नलियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलता रहे और अंग्रेज स्वस्थ रह सके। देखिए, विभाजन के समय जीवन आगे हम लोग देखते हैं। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल नष्ट हो गई। देखिए, इस बात को आप लोग फिर से समझिए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान को अलग कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो फिर एक समस्या उत्पन्न हुई कि भारत में कौन रहेगा और
पाकिस्तान में कौन रहेगा। तो बहुत सारे हिंदू जो पाकिस्तान में उस समय रहते थे भारत आए, और भारत के बहुत सारे मुसलमान चले गए पाकिस्तान। तो जो मुसलमान या जो भी नागरिक पाकिस्तान से भारत आया वो आकर के दिल्ली में ही बस गया। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन जो लोग आए उनका पेशा क्या था, वो लोग क्या करते थे, जिसके कारण दिल्ली का जो रहन सहन है और व्यवसाय है उसमें परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिसके लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतज़ार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। देखिए, जब बताया ना कि दिल्ली में ज़्यादातर मुसलमान थे और मुसलमानों को लगता था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, तो इसलिए वो भारत से दिल्ली से छोड़ करके अपना मकान चले गए, और मकान तो खाली नहीं रहेगा क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो इसलिए मारपीट होने लगा, दंगे फसाद होने लगे। आगे देखते हैं। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई। 1951 में देखिए 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जा करने का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थी। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। बातें समझ में आई? ध्यान से सुनते रहेंगे, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगर नहीं सुनेंगे, मोबाइल खोल के रखे हैं, इधर उधर सुन रहे हैं, तो फिर क्या समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो लोग जहां से आए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। अभी हम बताएं, पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक और व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफ़ी सफल भी रहे। देखिए, पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। देखिए, जब लोग आ गए दूसरे जगहों से दिल्ली में आके बसने लगे, तो शाहजहानाबाद का क्या हुआ, ये देखते हैं। अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज कर दिया जाने लगा। कुओं, उस समय कुआं को बावड़ी कहते थे, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। अब तो और अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत थी, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था क्या हो रही थी, बिगड़ रही थी। देखिए हुआ क्या, नालियाँ जो नहरें थी वो टूट फूट गई। देखिए, टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। 19वीं शताब्दी के आखिर में शाहजहां जो नाली थी उसका नाम था शाहजहानी
नालियों को भी बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था। अब देखिए नाली जो गंदगी बहती है वो खुला हो गया, क्योंकि बंद वाला जो था वो दब गया, पट गया, कब्जा कर लिए लोग उस पे। तो खुली नालियाँ बहुत तेज दुर्गंध देती थी, जिसको धनी लोग जो थे वो बहुत ही नापसंद करते थे। इसके लिए शिकायत भी की गई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी इस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हुई और वो उसी तरह रह गया। हवेलियों का भी पतन हो गया। देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कालीन भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये चारदीवारी से घिरी दालान और झरने वाली भव्य इमारतें थी। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होती थी। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उन्हें फर्नीचर बहुत कम करना होता था। देखिए जो भारत का जो मुगल बादशाहों ने हवेलियां बनाई थी, वे बहुत बड़े परिवार को रहने लायक बनाते थे। मर मेहमान आ जाएं या कोई कारीगर आ जाए तो वो भी आसानी से रह सकता था, ऐसी हवेलियां बनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में जो हवेलियां बनी, बंगले बने, वो बिल्कुल अलग थे। वे फ्लैट टाइप का थे, जैसे आजकल है ना 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, एक फ्लैट बन गया। उसी तरह अंग्रेज छोटे छोटे फ्लैट बनाते थे, हवेलियां बनाते थे, बहुत छोटे होते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार और की औरतें अक्सर दर्जिनों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। एक सर्वे यहाँ दिखाया गया है। एक सर्वे यहाँ दिखाया गया है जिसमें 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाकों में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग औसतन रहते थे। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा, क्योंकि देखिए संख्या बढ़ गई थी तो भले ही वहाँ उद्योग न हो, लेकिन भाई जब लोग आ रहे हैं बाहर से तो रहेंगे ही रहेंगे, तो संख्या बढ़ रही थी। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई थी। आगे देखते हैं। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया, क्योंकि क्लार्क ने ही बनाया था। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भी भीड़ से आज़ाद कराने में कोई नहीं मदद की, यानी ये जो कार्यक्रम था वो असफल हो गया। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बांटी गई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी थी। यानी
जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने तरीके से जब यहाँ पे शासन करना शुरू किया तो अपने तरीके से व्यवस्था बनाई, लेकिन उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तब नई दिल्ली और पुराने दिल्ली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया था। तो इस तरह हम लोगों का ये पार्ट समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, शहरीकरण किसे कहते हैं, विशहरीकरण क्या है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और जो भी समस्याएं आती हैं उसको पूछिए। धन्यवाद।